प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम सैम्पल पेपर को करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस किए थे। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सैम्पल पेपर काफ़ी ज़रूरी होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पता चल जाता है, साथ में आपको पेपर का डिज़ाइन भी पता चल जाता है। तो देख लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो पार्ट 1 जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रखे हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। पार्ट बी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि अवधारणा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मैक्रो कंसेप्ट? ऑप्शन है रोजगार का सिद्धांत, मांग का नियम, किराए का सिद्धांत या वस्तु की कीमत। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मैक्रो कंसेप्ट? थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ रेंट, प्राइस ऑफ गुड्स। तो जो आंसर होगा वो होगा रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र का जो दूसरा नाम है वो आय व रोजगार के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, जबकि जो किसी वस्तु की मांग की लोच है या किराए का सिद्धांत है, वस्तु की कीमत है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट है, ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट है। मैक्रो पूरी अर्थव्यवस्था की स्टडी करती है, जबकि जो माइक्रो है वो व्यक्तिगत इकाइयों की स्टडी करती है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि MPC 0.75 है तो गुणक का मान बताइए। इफ MPC इक्वल 0.75 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। के से डिनोट करते हैं मल्टीप्लायर को, 1/1 माइनस MPC। तो MPC की जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर देते हैं 0.75। तो जब 1 में से 0.75 जाएगा तो जो वैल्यू आएगी वो 0.25 होगी, और पॉइंट हटाने के लिए 100 ऊपर होगा, 100 डिवाइड 25। तो जो आंसर आएगा वो 4 होगा। तो जो मल्टीप्लाई है वो 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक RBI, ऑप्शन दे रखे हैं SBI, PNB, HDFC। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 21, दोहरी गणना की समस्या किस विधि में पाई जाती है? ऑप्शन है आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि, उपर्युक्त सभी। इन विच मेथड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज फाउंड? इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ऑल ऑफ अबव। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोहरी गणना क्या है। दोहरी गणना की समस्या है वो प्रोडक्शन मेथड में मिलती है, प्रोडक्ट मेथड में। और दोहरी गणना की समस्या का मतलब है जब आप एक आइटम किसी भी मद की जो गणना है वो एक से कई बार करते हो तो वो दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है। तो दोहरी गणना की जो समस्या है वो प्रोडक्ट मेथड में मिलती है। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? ऑप्शन है 1 जुलाई, 1 अप्रैल, 1 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। व्हेन डज द फाइनेंशियल ईयर बिगन? 1 अप्रैल इज द राइट आंसर। जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 23, भुगतान संतुलन में कौन सी मदें शामिल हैं? दृश्य मदें, अदृश्य मदें, पूंजी हस्तांतरण, उपरोक्त सभी। तो जो भुगतान शेष है उसमें तीनों मदें शामिल होती हैं। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, आयकर डैश कर है? तो जो निगम कर है, जो इनकम टैक्स है वो कौन सा टैक्स है? तो जो इनकम टैक्स है वो प्रत्यक्ष कर होता है। क्वेश्चन नंबर 25, मुद्रास्फीति मुद्रापूर्ति का अधिकतम तरल रूप है? तो सबसे लिक्विड फॉर्म है मनी सप्लाई की, वो M1 होती है। क्वेश्चन नंबर 26, संपत्ति और उद्यमवर्ती से प्राप्त आय को क्या कहते हैं? तो उसको हम परिचालन अधिशेष कहते हैं। जो हमें संपत्ति और उद्यमवर्ती से प्राप्त होती है वो परिचालन अधिशेष यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि असर्शन और रीजनिंग का है, अभिकथन और कारण का। तो ए है अल्पावधि में APC ग्रेटर देन MPC, जो कि बिल्कुल सही है। कारण दे रखा है जब आय शून्य है तो उपभोग शून्य नहीं होता, ये भी सही है। तो जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।